आज हम लोग 11th क्लास के सब्जेक्ट मैथ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 16 चैप्टर हैं। मतलब 11th के जो मैथ है उसमें 16 चैप्टर हैं और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1। हर महीने में हम 2 चैप्टर को हल करेंगे, जिसके अनुसार कुल 8 से 9 महीने तक ये पूरा बुक समाप्त होता है। ठीक है। हमारे पहले चैप्टर का नाम है समुच्चय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेट्स। समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट्स। और हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ मुख्य बातों को आप जान लीजिए इस चैप्टर से संबंधित। जैसे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारे पाठ का नाम समुच्चय है, समुच्चय क्या है। ठीक है। तो समुच्चय क्या है, तो चलिए इसको आपको हम एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। जैसे आप लोग अपने वर्ग में पंखों को देखे होंगे, तो आप लोग ये बताइए कि अगर आप जिस क्लास में बैठे हैं वहाँ पर पंखों की संख्या कितनी है, तो क्या इसे हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? क्या इसे हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? बोलिए। हाँ, इसे हम गिन सकते हैं, क्योंकि वर्ग में जो पंखे लगते हैं वो अनंत नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी गिनती आप नहीं कर सकते हो, उनकी संख्या निश्चित ना हो, ऐसी बात नहीं हो सकती है। आप उसे आसानी से गिन सकते हो। आप आसानी से बता सकते हो कि आप जिस क्लास में बैठे हो उस क्लास में पंखों की संख्या कितनी है। अगर मान लीजिए कि आप किसी बगीचे में गए हो और बगीचे में पेड़ लगे होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप इन पेड़ों को गिन सकते हो, तो वहाँ भी हमारा जवाब यही होगा, हाँ, हम पेड़ों की संख्या को भी गिन सकते हैं। क्योंकि किसी भी बगीचे में पेड़ों की संख्या अनंत नहीं होती है, उसे आसानी से गिना जा सकता है, यानी वो निश्चित होता है। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके गांव में सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है, आपके गांव में सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा? बताइए, यहाँ पर आपका क्या जवाब होगा? यानी कि इस सवाल का जवाब कोई भी सही नहीं दे सकता है। कोई भी इस प्रश्न का जवाब देगा तो वो डाउटफुल होगा, उसमें मतलब एक सस्पेंस बना रहेगा कि किस व्यक्ति को हम सबसे अच्छा कह सकते हैं। क्योंकि गांव में हर एक आदमी से कोई दूसरा अच्छा है, कोई किसी कार्य में अच्छा है, कोई किसी कार्य में अच्छा है। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपकी नज़र में आज गलत है वो कल अच्छा हो सकता है, या आज जो अच्छा है वो कल गलत भी हो सकता है। तो ये बता पाना मुश्किल है कि हमारे गांव में सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है। यानी कि ये निश्चित नहीं है। मान लीजिए कि आज बैठे हुए हो और आपसे पूछा जाए कि आज बारिश होने वाली है, आज बारिश होने वाली है, तो यहाँ पर भी कोई निश्चित नहीं है कि बारिश हो ही सकती है, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है, यानी ये भी निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 उदाहरण देखे जो निश्चित है, 2 उदाहरण देखे जो अनिश्चित है। मैं एग्जाम्पल के द्वारा ये बताना चाहता हूँ निश्चित और अनिश्चित के बारे में।
तो अगर आपको ये परिभाषा देना हो कि समुच्चय क्या है, तो कहेंगे कि आंकड़ों का वह संग्रह जो निश्चित हो। आंकड़ों का वह संग्रह जो निश्चित हो उसे समुच्चय कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि किसी निश्चित समूह को ही समुच्चय कहा जाता है। निश्चित समूह को ही समुच्चय कहा जाता है। तो समझ गए होंगे समुच्चय क्या होता है। अगर मान लीजिए कि वो निश्चित नहीं है तो वो समुच्चय नहीं है। जैसे आज वर्षा होने वाली है, जैसे गांव में सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है, ये समुच्चय नहीं है। लेकिन बात की जाए वर्ग में पंखों की संख्या कितनी है, तो आप उसे आसानी से गिन सकते हो। बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी है, आप उसे निश्चित बता सकते हो। तो वो समुच्चय है। तो समुच्चय कब नहीं होता है और कब होता है, समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है। और इसी के आधार पर आपको ये पूरा चैप्टर बनाना है। ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर मात्र इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगा 1.1 के लिए। हर चैप्टर का आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। जैसे 1.1 है, समझा दिया गया कि इतना ही बात में से आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर देना है। फिर 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.6 तक आएगा। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझना है और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक प्रश्न लिख लीजिए, समुच्चय किसे कहते हैं। निकालेंगे कलम कापी और लिख लेंगे समुच्चय किसे कहते हैं। अंग्रेजी इसका लिख देंगे सेट्स। उत्तर में लिखिए, किसी भी निश्चित समूह को, किसी भी निश्चित समूह को या निश्चित आंकड़ों के समूह को, निश्चित आंकड़ों के समूह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय कहा जाता है। इसको अगर अंग्रेजी में बोलना हो इसी बात को, तो मात्र एक लाइन में बोल सकते हो कि ऑल डिफिनिट ग्रुप्स आर कॉल्ड सेट्स। ऑल डिफिनिट ग्रुप्स आर कॉल्ड सेट्स। ठीक है। तो इसे लिखिएगा मत, बस सुन लीजिए। तो इसी कंसेप्ट पर चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल देखेंगे। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कहने का सेंस ये है कि नीचे आपको 1 नंबर में 9 प्रश्न दिए गए हैं, किताब में देख सकते हो। और 9 प्रश्नों में आपको ये बताना है कि इसमें कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। अगर कोई समुच्चय है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। क्योंकि औचित्य का अर्थ होता है कारण बताना पड़ता है, जिसको रीजन बोलते हैं। अंग्रेजी में रीजन बोलते हैं और हिंदी में इसको कारण या औचित्य कहा जाता है। तो पहला हमारा प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक साल में कुल 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो आपसे पूछ रहा है कि इन 12 महीने में कौन कौन से जो महीने हैं वो जे से आते हैं। तो जे से आने वाला महीना है जनवरी, जून,
और जुलाई, ये 3 महीना होता है जो जे से आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप बताइए कि ये जो 3 महीने हैं, क्या इसको हम गिन सकते हैं? क्या ये निश्चित है या अनिश्चित है? क्या साल में जे अक्षर से आने वाले ये जो 3 महीने हैं वो निश्चित हैं कि अनिश्चित हैं? तो हम यही कहेंगे वो निश्चित हैं। क्यों? क्योंकि जनवरी, जून, जुलाई से अधिक जे अक्षर से आने वाला कोई भी महीना नहीं होता है। तो जो निश्चित होता है वो समुच्चय है और जो निश्चित नहीं है वो समुच्चय नहीं है। तो हम कहेंगे समुच्चय है, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जनवरी, जून, जुलाई है जो निश्चित है, जो निश्चित है। ठीक है, चलिए अब इसके 2 नंबर प्रश्न को समझते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जैसे भारत में बहुत सारे तेज तेज प्रतिभाशाली लेखक हुए हैं, तो आपको बताना है कि 10 गो प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताइए जो सबसे मतलब तेज हो। तो आपको एग्जाम्पल ये बताए थे, किसी भी व्यक्ति को आप सबसे आगे नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र सबसे अच्छे हैं, आप कहते हैं कि महादेवी वर्मा सबसे अच्छी लेखिका है, तो ऐसा बात नहीं है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब अच्छे नहीं हैं, ऐसा बात नहीं कि राम कुमार जी अच्छे नहीं हैं, ऐसा बात नहीं कि हरिवंश राय बच्चन जी अच्छे नहीं हैं। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना के रखा हुआ है। तो आप किसी भी कुछ व्यक्तियों को नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छे हैं। तो हम कहेंगे समुच्चय नहीं है, क्योंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है निश्चित नहीं है। यानी ये फिक्स नहीं है कि यही लोग सबसे तेज हैं या यही लोग सबसे अच्छे हैं, ये समुच्चय नहीं है। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। जैसे आप लोग मैच देखते होंगे जिसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी खेलने के लिए रहते हैं, तो आपको बताना है कि पूरी दुनिया में उन सबसे अच्छे बैट्समैन का नाम बताइए, 11 ठो। तो ये भी आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग कभी धोनी को देखिएगा कि बहुत अच्छा बैट्समैन करते हैं, तो कभी विराट कोहली अच्छे करते हैं, कभी ब्रेटली अच्छे बॉलिंग करते हैं, तो कभी मुरलीधरन करते हैं। मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति को सबसे अच्छा नहीं कह सकते हैं। हाँ, आप किसी को अच्छा कह सकते हो कि हाँ ये बढ़िया खेलते हैं, ये अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि सबसे बढ़िया खेलते हैं, क्योंकि हर किसी की नज़र में हर कोई अलग अलग तरीके से अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए धोनी सबसे अच्छे हैं, तो किसी व्यक्ति के लिए विराट कोहली काफ़ी अच्छे हैं, तो किसी व्यक्ति के लिए सचिन तेंदुलकर अच्छे हैं, तो कुछ व्यक्ति के लिए अनिल कुंबले अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर नहीं हो कि सबसे अच्छा कौन है। सबसे अच्छा मतलब जिसको सब कोई माने, हर कोई माने कि हाँ यही अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी नहीं मान सकता है कि सबसे अच्छा कौन है। तो आप कहोगे ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह निश्चित नहीं है। ठीक है। 4 नंबर है, आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जैसे आप जिस क्लास में बैठे हो, तो बताइए इसमें कितने लड़के बैठे हैं, क्या उसे आप काउंट नहीं कर सकते हो? क्या उसे आप गिने नहीं सकते हो? तो आप आसानी से गिन सकते हो, वो निश्चित भी होगा। तो कहेंगे समुच्चय है, क्योंकि हमारी कक्षा के बालकों की संख्या निश्चित है। 5 नंबर है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब पहला चीज़ तो प्राकृत संख्या, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं
नेचुरल नंबर, यानी कि जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 से लेकर अनंत तक, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है। तो कह रहा है कि 100 से कम प्राकृत संख्या, तो 100 से कम प्राकृत संख्या कौन होगा? 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा, 96, 95, 94, ऐसे करते 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 1 तक जाएगा। क्या 1 से लेकर 99 तक जितने भी अंक हैं, क्या आप उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं? तो आप उसकी गिनती आसानी से कर सकते हैं। 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 को अंक होगा, जो निश्चित है, जो एकदम फिक्स है कि 99 को होगा, मतलब 99 को होगा। 99 से एक ना अधिक होगा और ना एक कम होगा। तो जो निश्चित है वही समूचा है। तो समूचा है क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्या है, 99 से 1 है जो निश्चित है। अब 6 नंबर प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद्र जी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद्र, और इनकी कहानियाँ काफ़ी चर्चित रहती हैं, जैसे कि पूस की रात, तो पंच परमेश्वर, आप लोग इसी इंटर क्लास में पढ़ेंगे। इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक कहानी है जो बहुत ही फेमस है। तो प्रेमचंद्र जी कितने उपन्यास लिखे हैं, कितने किताब लिखे हैं, क्या इसकी गिनती करना संभव नहीं है? कोई भी आदमी कितना भी किताब लिख दे, अनंत किताब तो लिखेगा नहीं। जितना भी लिखेगा उसका एक लिमिट होगा। तो हम कहेंगे समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह निश्चित है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। आप लोग पढ़े होंगे सम संख्या के बारे में, कि वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको इवन नंबर कहा जाता है। इवेन नंबर, इवन नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सभी क्या है? ये सम संख्या है। तो पूछ रहा है क्या सभी सम संख्या को आप गिन सकते हो? तो देखिए, इसे आप नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है, अंत नहीं है, जो अनंत है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये बढ़ते जाइएगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो आप कहेंगे समुच्चय नहीं है, क्योंकि सभी संपूर्णांकों का संग्रह अनंत है। ये लिमिट नहीं है, ये अनंत है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। यानी आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो 1.1, तो 1.1 में कितने प्रश्न हैं उसे आप गिन सकते हो या नहीं, क्या वो निश्चित है कि नहीं? तो किसी भी अध्याय में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। तो हम कहेंगे समुच्चय है, क्योंकि इस अध्याय में कुल 6 प्रश्न हैं जो निश्चित हैं। 9 नंबर है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये भी आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा जानवर सबसे खतरनाक है, क्योंकि हर जानवर से कोई ना कोई खतरनाक है। तो समुच्चय नहीं है, क्योंकि विश्व के अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह निश्चित नहीं है। तो हमने इस प्रश्न से यही सीखा कि जो निश्चित हो वो समुच्चय है, जो निश्चित ना हो वह समुच्चय नहीं है। तो 1 नंबर के कुल 9 प्रश्नोत्तर हैं। चलिए इसको अब उतार लीजिए, केवल उत्तर उतारिएगा, प्रश्न किताब से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1, चैप्टर का नाम समुच्चय, उसका अंग्रेजी सेट्स, और प्रश्नावली 1.1, ये सारा चीज़ लिख लीजिए।
अब आइए प्रश्न संख्या 2 को समझा जाए। प्रश्न संख्या 2 है कि मान लीजिए ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। मतलब ए का जो सदस्य है वो है 1 से लेकर 6 तक। तो क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक सदस्य है अथवा सदस्य नहीं है, भरिए। पहले इस सवाल को समझ लीजिए। सवाल को समझ जाएंगे तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इस सवाल को हमने सॉल्व नहीं किया है, ये आप ही लोगों से हम बनवाएंगे, लेकिन समझा देते हैं, आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, ये इसको हम लोग कहते हैं सदस्य है और इसको कहते हैं सदस्य नहीं है। दोनों में अंतर यही है कि ये कैसे है और ये कैसे हो कि इसको क्या किया गया है, काटा गया है। तो जो काट दिया गया है वो सदस्य नहीं है और जो नहीं काटा गया है वो सदस्य है। ठीक है। सवाल इसमें ये बताना है कि ए में कौन कौन से प्रश्न हैं जो इसके सदस्य हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि नंबर 5 है, तो पूछ रहा है क्या ये जो 5 है वो ए का सदस्य होगा। तो आप देखेंगे इस ए में कि इसमें 5 कहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 है, तो 5 है तो कहेंगे सदस्य है। तो सदस्य है तो इसमें भरेंगे ये। ठीक है। फिर पूछ रहा है 8, बताइए 1 से लेकर 6 तक कहीं पे 8 है इसमें, तो 8 नहीं है तो भरेंगे सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। अगर है 0 तो आप इसमें देखेंगे ए में 0 है कि नहीं है, तो नहीं है तो इसमें भरेंगे सदस्य नहीं है। तो इसी तरह आप इसमें का 4, 5, 6 भी बना सकते हो। जैसे पूछ रहा है 4, तो क्या इसमें 4 है, तो सदस्य है। 2 है तो 2 सदस्य है। 10 इसमें है, नहीं है तो सदस्य नहीं। तो आप लोग इसको बना सकते हो। बोलिए आपसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? चलिए ठीक है, इसे बना लीजिएगा। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, आज हम लोग 3 प्रश्नों को कंप्लीट कर देते हैं और बचे हुए 3 प्रश्नों को कल कंप्लीट कर देंगे। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए नीचे कुछ समुच्चय दिए गए हैं और उसको रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप क्या है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझा देते हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप। ठीक है। मतलब इसमें होता क्या है ना, किसी बात को हिंदी में कहा जाएगा, किसी बात को एक स्टेटमेंट के रूप में, एक वाक्य के रूप में कहा जाएगा और उसी बात को आप मैथ के रूप में लिख दोगे तो वो जो रूप कहलाएगा वो रोस्टर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है जी? रोस्टर रूप कहलाता है। और जो हिंदी में ये लिखा गया है, जैसे कि मान लीजिए लिखा गया है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। और इसी बात को जब मैथ के रूप में, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मैथ के रूप में लिख दिया जाता है तो ये कहलाता है रोस्टर रूप। ये रोस्टर रूप है और ये समुच्चय निर्माण रूप है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है और आपको रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है। अब कैसे लिखना है, एक सवाल अगर समझेंगे तो इसे आप बढ़िया से समझ जाइएगा। चलिए आपको सवाल नंबर 1 हम बताते हैं। 3 का 1 नंबर है, देख लीजिए। ए एक्स ऐसा कि एक्स, जैसे कि 10th क्लास में आप लोग इसको अनुपात पढ़ते होंगे कि अगर 2 बिंदु हो तो उसे अनुपात कहेंगे, अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको अनुपात नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पे हम कहेंगे x ऐसा कि x, x ऐसा कि
एक्स, इसको ऐसा की कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं सच दैट, और हिंदी में कहते हैं ऐसा की। ठीक है, तो दिमाग में रखेंगे, कभी भी ये बिंदु आएगा इस चैप्टर में तो आप ऐसा की कहेंगे या अंग्रेजी में सच दैट कहेंगे। ठीक है, तो हमारा सवाल है कि x ऐसा कि x एक पूर्णांक है, x ऐसा कि x एक पूर्णांक है और -3 x 7, मतलब कहने का अर्थ है कि -3 जो है वो x से छोटा है और 7 से बड़ा है। मतलब यहाँ पर जो x का मान है वो -3 से बड़ा है, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और ये x का मान छोटा है किससे, 7 से। तो आपको लिखना है उन सारे अंकों को जो -3 से बड़े हों और 7 से छोटे हों। तो -3 से बड़ा अंक कौन होगा, -2 होता है, 4 नहीं होता है। बहुत लोग 4 समझ जाते हैं कि 3 के बाद 4 आता है। ये बात सही है कि 3 के बाद 4 ही आता है, लेकिन वो प्लस वाले काम में होता है, यहाँ पर माइनस है। जो माइनस वाले अंक होते हैं वो उल्टा चलता है। माइनस वाले अंक में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि -2 और -3 में बड़ा कौन है तो आप कहेंगे -2। अगर पूछा जाए -1 और -2 में बड़ा कौन है तो आप कहेंगे -1। आपसे पूछा जाए कि 0 और -1 में बड़ा कौन है तो आप कहेंगे 0। और जब इसी तरह ऊपर चले जाते हैं तो वो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाता है। तो प्लस में सीधा चलता है लेकिन माइनस में उल्टा चलता है। तो -3 से बड़ा अंक होगा -2, -2 बड़ा होगा -1, उससे बड़ा होगा 0 1 2 3 4 5 6, यानी -3 से लेकर 7 के बीच में इतने अंक आपके आएंगे। तो ये हो गया आपका रोस्टर रूप और ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, चलिए इसके दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, x ऐसा कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो फिर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जिसकी शुरुआत 1 से होती है। तो पूछ रहा है कि 6 से कम कौन कौन प्राकृत संख्या होगा। तो 6 से कम प्राकृत संख्या होगा 4, 1 2 3 4 और 5 होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। फिर सी नंबर है यानी 3 नंबर कि x ऐसा कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब देखिए, आपको वैसे 2 अंक लिखने हैं, वैसे 2 अंक लिखने हैं जिनको जोड़ने पर उनका मान 8 आ जाए, और वो भी प्राकृत संख्या होना चाहिए, वो भी प्राकृत संख्या होना चाहिए, और दोनों को जोड़े तो 8 आ जाए। तो देखिए वो होगा हमारा जैसे 1 और 7, अगर 1 में 7 को आप जोड़ दो तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 2 6 है, अगर आप 2 में 6 को जोड़ दो तो 8 आएगा। उसी तरह 3 5 को जोड़ दो 8 आएगा, 4 4 को जोड़ दो 8 आएगा, 5 3 को जोड़ दो 8 आएगा, 6 2 8 7 1 8। मतलब कि वे सारे अंकों को लिखना है जिनको जोड़ने पर 8 आ जाए। ठीक है, डी नंबर है, x ऐसा कि x एक अभाज्य संख्या है। x ऐसा कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक का अर्थ हुआ कि वे कौन कौन से अभाज्य संख्या है जिनसे 60 में भाग लग जाता है। अब सबसे पहला चीज़, अभाज्य संख्या क्या है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी समझ लीजिए। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे हम पूछें कि अभाज्य संख्या क्या है, इसका परिभाषा देना हो तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर
कहते हैं। तो जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3, उसके बाद होती है 5, ऐसे करके 7, 11, 13, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है जिससे भाग लग जाएगा 60 में। तो वो अभाज्य संख्या एक है 2, 2 से भाग लग जाएगा, 30 दूना 60। एक है 3, तो 3 से ही भाग लग जाएगा, 20 3 60। 4, देखिए यहाँ पे 4 नहीं होगा, 4 से 60 में भाग लगेगा, लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। दिमाग में रखिएगा, इसको केवल समझाने के लिए यहाँ पे हम लिखे थे, ताकि आप लोग 4 को न लिख दें। तो 4 को लिख के इसको हम काटे हैं ताकि समझ में आ जाए कि नहीं 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 से लग जाएगा, 12 5 60। 6 से भी लग जाएगा, लेकिन 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, वह अभाज्य संख्या है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें हम मात्र लिखेंगे 2 3 5। उतारते वक्त याद रखिएगा 4 नहीं लिखना है, केवल 2 3 5 को ही लिखना है। फिर ई नंबर है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए, जब अंग्रेजी के अक्षर आए ना, तो किसी भी अक्षर को समुच्चय में दोबारा नहीं लिखा जाता है। मतलब कि कोई अक्षर है कि 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, चाहे 50 बार आ गया, तो आप उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे कि है कि TRI, तो हम T लिख दिए, R लिख दिए, I लिख दिए, G का G लिख दिए, O का O लिख दिए, N का N लिख दिए, लेकिन फिर से यहाँ पे O आ रहा है, तो इसमें O नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले का O आ चुका है। फिर M लिख देंगे, E लिख देंगे, अब T नहीं लिखेंगे, T पहले का हो गया है। R नहीं लिखेंगे, R हो गया है, Y लिख देंगे। मतलब उन सारे अक्षरों को लिखना है जो इसमें पहले से ना हो। अगर पहले से हो गए हो तो उसको दोबारा नहीं लिखा जाता है। और उसी तरह अंतिम है बेटर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें आप क्या करेंगे कि B E T, अब डबल T है तो नहीं लिखेंगे, E है तो नहीं लिखेंगे, R। तो ये इस प्रकार हमारा 3 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो चलिए इसको उतार लीजिए और बचे हुए 3 प्रश्नों को हम कल हल करके इस चैप्टर को और इसके एग्जाम्पल को, सवाल को कल हम लोग समाप्त करेंगे।